हेलो, मैं हिमांशु गुप्ता आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 की वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। मीन्स चैप्टर नंबर 6 द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। जी, हम सेक्सुअल प्रोटेक्शन एक्ट की लास्ट में सभी के ऑब्जेक्टिव्स की एक वीडियो भी लॉन्च करेंगे, जिससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हमको उनको डील करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर 6 इस वीडियो में करेंगे। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना, द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जैसे ही यहाँ पर बात आती है कि बालक के कथन को अभिलिखित करने की, तो बालक के कथन को बालक के निवास कहाँ पर, मतलब सबसे पहले अगर बालक के कथन को अगर लेना है तो उसके निवास में या स्थान पर जहाँ वह साधारणतः निवास करता है, या ऐसी जगह पर जो उसको पसंद हो, ऐसी जगह पर जो उसको पसंद हो, जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करता हो। और जो भी बंदा करेगा, मतलब जो भी करेगा, पुलिस अधिकारी करेगा, तो वो उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से नीचे का नहीं होगा। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से नीचे का नहीं होगा। और दूसरा, वो महिला पुलिस अधिकारी, जहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि महिला पुलिस अधिकारी ही किसी बालक का स्टेटमेंट लेगी। किसके बिहाफ पे? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 सेक्शन 24 चैप्टर 6 के बिहाफ पे महिला पुलिस अधिकारी लेगी। सब इंस्पेक्टर से नीचे उसकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। बालक के कथन को उसके निवास पे या जहाँ वो साधारणतः रहता है उसके निवास वहाँ पे, या तो वहाँ पर जहाँ पे जो उसकी पसंदीदा जगह हो, जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करता हो। फिर दूसरा फैक्ट, जो भी पुलिस अधिकारी मतलब सब इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी और महिला पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगी। दूसरा फैक्ट ये है, मतलब जो उसकी उपधारा सब सेक्शन 2 कहता है 2024 का, कि महिला पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में नहीं होगी, साधारण वेशभूषा में होगी। किसी भी हालत में जो अभियुक्त होगा वो बालक के सामने नहीं होगा। सबसेक्शन 3 बोलता है कि किसी भी हालत में अभियुक्त किसी प्रकार से संपर्क में ना आए। मतलब अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए। फोर्थ, सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि किसी भी हालत में रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई भी बालक को डिटेनिंग करने का जो टाइम होगा वो मॉर्निंग रखा जाएगा, ना कि रात्रि को रखा जाएगा। मीन्स आप जो करना है वो आपको मॉर्निंग में करना है, इवनिंग नाइट में नहीं करना है। आपको डिटेन करना है तो मॉर्निंग में करना है, इवनिंग और नाइट में नहीं करना है। सबसेक्शन 5 कहता है सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित ना किया गया। मतलब आपको मीडिया से, पब्लिक मीडिया में उसका नाम या उसका पता या उसकी पहचान आपको पब्लिकली नहीं अनाउंस करना है। ये पुलिस अधीक्षक, महिला पुलिस अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर के ऊपर, जो उसकी वर्दी में नहीं रहेगी, का दायित्व बनेगा।
यहाँ पे हमने सेक्शन 24 की बात की है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 25 की। सेक्शन 25 की अगर हम बात करें तो मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन की अगर हम बात करते हैं तो यदि बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1973 सीआरपीसी 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी ऐसे कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन के अभिलिखित करेगा। अगर सेक्शन 164 सीआरपीसी के 64 के तहत अगर मजिस्ट्रेट द्वारा कथन लिया जा रहा है तो उस जगह पे मजिस्ट्रेट जो है वो अभिलिखित करेगा किसका कथन, बालक का कथन। यहाँ पे जो सेक्शन 164 में सीआरपीसी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि परंतु का सेक्शन है, जिसमें वही 164 में परंतु का सेक्शन है। परंतु 164 से में परंतु बताया गया है और उस परंतु में बताया है कि अभियुक्त अपने लॉयर को बुलाएगा तभी कोई मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ या उसके बारे में या कोई कथन या कन्फेशन रजिस्टर्ड करेगा। बट यहाँ पर इस अधिनियम में इस मामले में लागू नहीं होगा। बिना एडवोकेट बुलाए भी, अगर एडवोकेट बुला लेता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट अगर वो नहीं बुलाता है तो यहाँ पर कोई भी पक्ष ये नहीं कह सकता कि मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को रजिस्टर्ड या राइट में नहीं ले सकता। यहाँ पर साधारणतः इस अधिनियम के तहत, इस धारा के तहत लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक अपराध या गुरुतर लैंगिक ऐसा कोई अपराध होता है तो उस जगह पर बालक द्वारा दिया कन्फेशन, बालक द्वारा कथन या अभियुक्त द्वारा कन्फेशन मजिस्ट्रेट लिखित अभिलिखित कर सकता है। और यहाँ पर ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने अपने वकील को नहीं बुलाया था, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट का कथन गलत है, मजिस्ट्रेट का लिया हुआ कथन गलत है। वहीं पे जो भी मजिस्ट्रेट उस संहिता की धारा 173 के अधीन, मतलब सीआरपीसी की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर बालक और उसके माता पिता या उसके प्रतिनिधि को धारा 2007 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति प्रदान करेगा। आपको जो मजिस्ट्रेट होगा वो एक प्रति जो है वो प्रदान करेगा। ये आपको समझ में आएगा। सेक्शन 24 में बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना, जो कि एक साधारण पुलिस अधिकारी जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से ऊपर होगा और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से ऊपर होगा और महिला होगी सबसे पहले। लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट की बात करें तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कथन ले सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा कथन लेते वक्त अभियुक्त ये नहीं बोल सकता कि उसका वकील नहीं आया हुआ है तो आप कथन नहीं ले सकते हैं। बिकॉज सीआरपीसी की 164 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कथन या इसके तहत देता है या कन्फेशन देता है, उस जगह पर उस कथन देता है या कन्फेशन देता है, उस जगह पर अभियुक्त अपने वकील के सामने ही मजिस्ट्रेट उसके कथन को डायरेक्ट अभिलिखित कर सकता है। तो यहाँ पर परंतु के सेक्शन को साइलेंट कर दिया गया है जो कि सेक्शन 25 में दिया हुआ है। और मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी इस संहिता के अधीन रिपोर्ट पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर बालक और उसके माता पिता को पुलिस द्वारा माता पिता को प्रतिनिधि को धारा 2007 के अधीन एक जो है प्रति प्रदान करेगा।
अब हम बात करेंगे सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 बोलता है अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध, मतलब जो उसके अलावा कोई उपबंध हो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे यह बताया गया यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट पुलिस अधिकारी बालक से या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट बालक से कोई भी अभिलिखित कथन नहीं लिखित कर सकता, क्योंकि जब तक बालक द्वारा उसके माता पिता या तो उसका कोई संरक्षण नहीं रहेगा तब तक वो अभिलिखित नहीं करेगा। दूसरा, जहां आवश्यक है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी द्विभाषी की जो ऐसी अर्हताएं अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित किया जाए सहायता ले सकेगा। मीन्स मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट है पुलिस अधिकारी है उनको तमिल नहीं आती या कोई ऐसी भाषा नहीं आती, या तो वो बच्चा जो बोलने में, जो बालक है वो बोलने में या बताने में, या वो इतना डर गया है, उस जगह पे क्या किया जाएगा कि एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो कन्वर्टर होगा, एक बालक की बातों को, जो ऐसी परिस्थितियों को जाना होगा, देखा होगा और उसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को बताएगा और उसको एक फीस संदाय की जाएगी। वहीं पे यदि उसका सबसेक्शन 3 बोलता है कि उसी का सबसेक्शन 3 बोलता है कि यदि कोई ऐसी मानसिक या शारीरिक आवश्यकता के कारण कोई बात आती है तो वहाँ पे विशेष शिक्षक या बालक के संपर्क की रीति में सुपरिचित ऐसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो जैसे बालक जानता हो, उसके संपर्क में हो, क्षेत्र में विशेष किसी अर्हताएं अनुभव रखता हो, कोई ऐसा अनुभव रखता हो तो उसको फीस संदाय कर विहित किया जाएगा के लिए सहायता ले सकेगा। कौन ले सकेगा? पुलिस अधिकारी ले सकेगा या मजिस्ट्रेट ले सकेगा। वहीं पर यथास्थिति सबसेक्शन 4 बोलता है यथास्थिति मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए। जहां संभव है वहां मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अगर चाहेंगे तो उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। हम बात करेंगे अब सबसेक्शन 27 की बात करेंगे। हम फिर से एक रिपीट लेंगे। 25 में बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना, 26 में मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन द्वारा अभिलिखित करना, थर्ड अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध जो कि 26 है। अब हम बात करेंगे 27 की। 27 बोलता है बालक की चिकित्सीय परीक्षा। अब बात करेंगे बालक की चिकित्सीय परीक्षा की। जो चिकित्सीय परीक्षा की हम जैसे ही बात करेंगे तो हमारे दिमाग में माइंड करना चाहिए कि हम इसी संहिता में पढ़े हुए कि चिकित्सीय परीक्षा 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए। तो बालक की चिकित्सीय परीक्षा उस बालक की चिकित्सा परीक्षा जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। पहली चीज़, अगर कोई परिवाद नहीं भी किया गया है या कोई रजिस्टर्ड नहीं भी है या प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR नहीं भी दी गई हुई है, तब भी उसको क्या किया जाएगा, उस बालक को चिकित्सीय व्यवस्था दी जाएगी। दूसरा, यदि कोई पीड़िता बालक है तो
यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, फर्स्ट सब सेक्शन 1 में दिया गया हुआ है कि 164A के अनुसार की जाएगी। 164 मतलब बलात्संग, सीआरपीसी की बलात्संग, जिसके बारे में हम सीआरपीसी जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा तो वो जानते होंगे, वरना हम सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे। इसी के बाद हम सीआरपीसी की वीडियोस लॉन्च करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा। तो यदि पीड़िता कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी, किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बालिका होगी तो क्या किया जाएगा, महिला डॉक्टर की जाएगी। चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास हो, पहली चीज़। और यदि सबसेक्शन 4 कहता है, उपधारा 3 में निर्दिष्ट बालक के माता पिता या अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारण में उपस्थित नहीं हो सकता, तो चिकित्सीय परीक्षा चिकित्सीय संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर उसके माता पिता या तो कोई उसका संरक्षण नहीं होगा तो उस महिला की किस महिला की उस उपस्थिति में उस चिकित्सीय संस्था के जो हेड होगी और महिला होगी, उसकी उपस्थिति में उस बालक का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 7 मिलेगा, और चैप्टर 7 में हम विशेष न्यायालय की बात करेंगे। सो थैंक यू।